Hello बच्चों, वेलकम टू अन अकेडमी इंडियाज बेस्ट एंड लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. दिस इज प्रीति योर केमिस्ट्री टीचर एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. सो आज हम बात करेंगे कंपार्टमेंट के पेपर के बारे में जिसका एग्जाम आपका कल है. और थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे मेरी पिछली 2 वीडियोज़ में जिसमें मैंने पुराने कंपार्टमेंट के पेपर सॉल्व करके आपको दिखाए थे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके देख ले क्योंकि वो आपके काम आने वाला है, क्योंकि कल आपका पेपर है और वो बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस है वो उन्हीं टॉपिक के आसपास से ही आएंगे. तो वो अगर आपको ध्यान होगा तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा तो एटलीस्ट आप लिख सकते हैं. कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगी बच्चों आपको. कंपार्टमेंट का आपका जो पेपर है, जो भी पेपर है, वेदर इट इज साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, जो भी पेपर है बच्चों, आपको एक तो कोई भी आंसर छोड़ के नहीं आना. लाइक आपको कुछ भी पता है उसके बारे में, एक भी टॉपिक अगर आपको पता है, जो क्वेश्चन है उसका कुछ भी आपको पता है, कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक चीज आपको पता है तो आपको जरूर लिखनी है. ठीक है. और हो सकता है कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो जिसपे आपको बिल्कुल डाउट है कि ये क्वेश्चन गलत है, गलत दिया हुआ है, तो वो भी आपको जरूर अटेम्प्ट करना है. क्यों बच्चे? क्योंकि कई बार अगर गलती हो जाएगी सीबीएसई के थ्रू, मतलब मान लो उनसे कुछ गलती हो जाती है पेपर सेट करने में, तो वो आपको ग्रेस मार्क्स देंगे. ग्रेस मार्क्स मतलब फ्री के नंबर. वो तभी देंगे बच्चों जब अगर आपने अटेम्प्ट किया हो, एटलीस्ट आपने लिखा हो, लाइक क्वेश्चन नंबर दिस, कुछ भी लिखा हो आपने तो ही वो देंगे. तो आपको वो ध्यान रखना है. So let's crack class 9th and 10th CBSE exam with Unacademy, India's best and largest learning platform with our top educator, quality content and with great learning experience. So this is something about me. बच्चों मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. मैंने बीएससी, एमएससी, बीएड किया हुआ है और मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग में और मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, स्टेट बोर्ड एग्जाम्स के लिए, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एनटीएससी, जीएसटीएससी, एनएसटीएससी, ओलंपियाड्स. तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंपार्टमेंट का पेपर सॉल्व. जो मार्च 2020 में पेपर हुआ था आपका साइंस का, वो मैं सॉल्व करूँगी आज. ठीक है. उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूँ दैट यू कैन क्रैक योर सीबीएसई ऑल एग्जाम्स इवन 11th 12th. अगर कोई बच्चा जो कंपार्टमेंट के लिए मुझे देख रहा है वो उनको मैं बताना चाहूँगी आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया. आई कैन अंडरस्टैंड, बच्चे काफ़ी डिप्रेशन में भी है. सो प्लीज़ पहले तो आप अपना कोई डिप्रेशन ना लें, बिल्कुल चिल होके मज़े से जाएं पेपर देने. और आप ये सोचें मुझे सब आता है और आपको आना भी चाहिए. ठीक है. आप बस पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, कुछ भी नया ना पढ़ें. अगर आपको जो भी ये होते हैं लाइक न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बच्चों आप उसको छोड़ दे प्लीज, बाकी कॉन्सेप्ट करें. क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट बच्चों सिर्फ 20% आता है एग्जाम में, बाकी 80% आपका थ्योरेटिकल पार्ट ही आता है. तो उस पर फोकस करें आप ज्यादा. तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों प्लस का क्या बेनिफिट होता है सब्सक्रिप्शन प्लान का. आपको इस पे प्लस पे जो टीचर्स होते हैं, जो टॉप एजुकेटर्स होते हैं, वो मिलते हैं प्लस पे और उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलता है. उनका एक पर्टिकुलर कोर्स होता है, वो अपने कोर्स पब्लिश करते हैं, अपने खुद के नोट्स देते हैं वो. और वो आपकी जस्ट एक प्राइवेट टीचर जैसा आपका ट्यूशन टीचर होता है, पर्सनल टीचर होता है, वैसे वो एक्ट करते हैं, वैसे वो बिहेव करते हैं. और वो सारी हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे लास्ट तक. आपका जब तक एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो आपके साथ जुड़े रहेंगे. और आपको स्ट्रक्चर कोर्स के अलावा लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है बच्चों, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हो एंड यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस. जो है मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपना परफॉर्मेंस एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा यहीं पे मार खा जाता है. क्योंकि वो जो उसको आता है वो तो वो बहुत अच्छे से कर लेता है, उसी को करता रहता है, आप भी मानोगे इस बात को. लेकिन जो आपको नहीं आता वो आप छोड़ देते हो. सो ये परफॉर्मेंस एनालाइज करने में आपकी हेल्प करेगा दैट कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा पॉइंट आपका स्ट्रांग है, वो बताएगा, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं. अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, मीन्स 1 सब्सक्रिप्शन से आपको सारा एक्सेस मिलेगा, अपने लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स को देख सकते हैं आप. नेक्स्ट, सो प्रिपेयर विद योर टॉप एजुकेटर्स. ये है अभी आपका कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, 5 सिलेबस, 5 सब्जेक्ट एंड 1 सॉल्यूशन, दैट इज अनअकैडमी. और आप 11th 12th का प्लान भी ले सकते हैं. अगर आपके कोई भाई बहन है तो उनके साथ आप कंबाइंड प्लान ले सकते हैं. लाइक 10th 11th 12th का प्लान आप ले लीजिए. मान लो आपका भाई 10th में है या 9th में है तो उसको भी चलेगा वो प्लान और आपका भी काम चलेगा. तो आप ये भी कर सकते हैं. सो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं आप, क्वेस्ट 10 CBSE, जिसमें आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी. सो दिस इज सब्सक्रिप्शन प्लान का डिस्क्रिप्शन. ये 12 मंथ से 36 मंथ तक का है. ये आपका 9 to 12 है, यानी 4 सालों का प्लान है. ये 3 सालों का प्लान है. 10th आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. आपको फोकस करना है 11th and 12th पे. लॉकडाउन है, आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही,
तो आप आ जाइए अन अकेडमी पे, क्योंकि यहाँ पे सभी टीचर्स अवेलेबल हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं, कोटा से भी हैं एजुकेटर, हर जगह से, हर स्टेट के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप उनसे पढ़ाई करें ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। तो 12 मंथ्स से लेके 36 मंथ तक का आप प्लान देख सकते हैं, 6 मंथ्स का भी आप चेक कर सकते हैं। इस पे आपको फर्दर 10% का डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, 9000 में फर्दर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कब? अगर आप मेरा कोड लगाएंगे, मेरे रेफरल के थ्रू आप जाएंगे। सो प्रीति इज माई कोड। सो फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन, फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन, यू कैन मैसेज मी ऑन अन अकेडमी ऐप। अन अकेडमी ऐप पे आपको एक ऑप्शन मिलता है टीचर से बात करने का, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं फर्दर प्लान के बारे में, और कोई जानकारी और कोई डाउट है अगर आपको तो स्टार्ट करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड, दैट इज प्रीति, PREETI। तो सेक्शन ए में ले रही हूँ, आपको पता होगा जो नया पैटर्न है, जो आपका पैटर्न आएगा वो ABC 3 सेक्शन होंगे, ये होगा आपका 5 मार्क्स का। और अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, तो क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप कर लेंगे अटेम्प्ट, मुझे बिल्कुल भरोसा है आप लोगों पे। तो फर्स्ट इज नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बताना है, बट साइक्लिक। अनसैचुरेटेड में तो आपका ये भी आ जाएगा इथीन, इथाइन, लेकिन आपको बताना है साइक्लिक बताना है ना, सैचुरेटेड यानी साइक्लिक। तो मैं ये लिख सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ। इसके आगे देखो ये हेक्स है, 6 है, तो इसको मैं लिखूंगी साइक्लोहेक्सेन, इसको मैं लिखूंगी साइक्लोब्यूटेन। ठीक है बच्चों, तो ये होगा साइक्लिक अनसैचुरेटेड है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सॉरी, हाँ इसमें ये आ जाएगा साइक्लिक बोला। हाँ बेंजीन लिख सकते हैं हम, बेंजीन लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा गलत हो गया ये। अनसैचुरेटेड बोला है तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा, सैचुरेटेड बोला है तो सिंगल बॉन्ड होगा। दिस इज सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। तो हो सकता है इस बार आपका ये क्वेश्चन आ जाए, नेम अ साइक्लिक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, तो आप लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन इज दिस विद नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, साइक्लोब्यूटेन इज दिस। अगर पूछा अनसैचुरेटेड, जैसे इसमें अनसैचुरेटेड पूछा है, तो आप बहुत फेमस स्ट्रक्चर है बेंजीन का, वो बना सकते हैं बच्चों, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट इज yes, the change in magnetic field lines in a coil is the cause of induced electric current in it। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस में चेंज आता है कॉइल के टाइम पे, वो किसकी वजह से है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इसका प्रॉपर नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी जनरेट हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप समझ सकते हो, ध्यान से समझे। जो भी दिक्कत आए आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी। आंसर क्वेश्चन नंबर 3A to 3D, 4A to 4D ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। पैराग्राफ्स हैं ये, इसको देख के आपको बताना है। सो फर्स्ट पढ़ लेते हैं। द ग्रोइंग साइज ऑफ अ ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल पीपल। धीरे ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो ये सबके लिए चिंताजनक है। द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। साइज कैसे पता चलता है बच्चों कि कितना जन्म हुआ और कितने लोग मरे, उस पर पता चलता है कि क्या साइज है, कि एक्सपैंड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? कि आपकी जो एंसेस्टर है, जैसे दादा दादी से पापा और मम्मी आए, मम्मी पापा से हम आए, ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है? दिस इज रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जिससे आप अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर सकते हो, अपनी प्रोजनी आगे आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन फॉर रिप्रोडक्शन इज ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस व्हाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। तो जो आपका सेक्सुअल मैच्योरेशन है बच्चों, वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, आपकी नॉर्मल बॉडी ग्रो करती रहती है, बट वो अपना आराम से धीरे धीरे तक ग्रो करता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके लिए जो आपकी बॉडी ग्रो कर जाती है, बट आपका जो माइंड है वो उस चीज को के लिए ग्रो नहीं करता। जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया में
बाल विवाह इंडिया में छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में बहुत, हर जगह, इवन आपको लगता होगा सिर्फ इंडिया में होता था, बट नहीं, बहुत पहले के टाइम पे यूएस यूके में भी बाल विवाह होते थे, बट वो ये कि वो हाईलाइट नहीं होते, बट वहां पे भी बहुत ज्यादा होते थे, आप चेक कर सकते हो इवन नेट पे। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि वही है, ब्रिटिशर्स आ गए और रूल हो गया, तो और ज्यादा ये काफी लंबे टाइम तक चलता रहा। तो ये क्या है कि बच्चों, अभी जो एज है, आप हो सकता है आप सेक्सुअली मैच्योर हो गए हो, आपके ऑर्गन्स डेवलप कर गए हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आप शादी करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, यानी रिप्रोड्यूस करने के लिए आप मेंटली तैयार हो। उसके लिए मेंटल प्रिपरेशन की जरूरत होती है, आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो यही बता रहे कि कुछ सेक्सुअल मैच्योरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी माइंड या बॉडी रेडी है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, या फिर फॉर हैविंग और ब्रिंग अप चिल्ड्रन, बच्चे पालने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए आपकी बॉडी रेडी है, बट जरूरी नहीं कि माइंड भी रेडी है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वी यूज वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बाय ह्यूमन बीइंग टू कंट्रोल साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो वो क्या करते हैं, लाइक अगर उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, वो नहीं चाहते कि भाई हम बच्चा पैदा करें, तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन यूज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। वो यूज किया जाता है ह्यूमन बीइंग के लिए ही यूज करते हैं ऑफ कोर्स, तो जिससे वो अपने साइज पॉपुलेशन में वो कम कर सके। ठीक है, तो लिस्ट 2 कॉमन साइन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स का हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बताना है बच्चों, आपने 8th में भी पढ़ा है ये। ठीक है, तो कॉमन साइन क्या है सेक्सुअल मैच्योरेशन का, कि जैसे गर्ल्स में क्या है, प्यूबर्टी की एज, मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, बॉयज के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेकलेस फीमेल फिटिसाइड। बच्चों, फीमेल फिटिसाइड को हिंदी में बोलते हैं भ्रूण हत्या। ठीक है, फिटस, फिटस मतलब भ्रूण। तो क्या होता है कि पुराने टाइम में बहुत इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, सोशल इश्यूज है कि लोगों को लड़कियां क्यों नहीं पसंद थी, क्योंकि बहुत सारा जब इन्वेडर्स आए थे तो वो लोग बहुत ही गलत व्यवहार करते थे लड़कियों के साथ, अलग मतलब बहुत ज्यादा, कोई अगर इन्वेड कर लेता था तो वो बहुत ज्यादा जैसे रेप करना और वो सब ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होती थी बहुत ज्यादा। तो धीरे धीरे लोगों को लगता रहा कि भाई लड़की ना हो तो बेटर है, ताकि हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेडर्स आते थे, ब्रिटिशर्स थे, मुगल्स थे, बहुत सारे लोग आए थे। तो इस वजह से वो लोग सोचते थे कि भाई हम ना ही हो तो अच्छा है। दूसरा ये रीजन था डाउरी का, बहुत ज्यादा दहेज। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, दहेज देना था, दहेज देने लग जाते थे। तो जो थोड़ा लो है वो सोचता है कि भाई मैं कैसे दहेज दूंगा, तो बच्चा ना, लड़की को बोझ मानने लगते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बच्चा गिराना जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो बच्चे को गिरा देते थे, यानी फीमेल फिटिसाइड जिसको बोलते हैं, हत्या कर देते थे। तो उससे क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे अगर लड़कियों की हत्या होती रहेगी तो क्या होगा, रेशियो डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर लड़के ही बहुत ज्यादा होंगे तो लड़की ही नहीं होगी, तो रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, है ना, वो चलेगा ही नहीं। एक सोसाइटी के लिए मेल और फीमेल दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूशन जरूरी है उनका। तो इससे क्या हुआ, रेशियो जो गर्ल्स का रेशियो है वो बिल्कुल गिर गया। जैसे कि हरियाणा में कुछ साल पहले तक सेक्स रेशियो बहुत ही कम था, लेकिन अब हरियाणा ने काफी इम्प्रूव किया। आपने देखा है हम हरियाणा में, जैसे मैं खुद हरियाणा से हूँ, तो हर फील्ड में आजकल लड़कियां हैं, तो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं लड़की को, रेसलिंग में, हर एक एक्टिविटी में, कुछ भी हो, चाहे वो ऑफिसर रैंक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। तो उससे क्या है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि ऐसा नहीं होता, लड़की को पढ़ाना लिखाना ये सब ज्यादा जरूरी है, लड़कियां भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे कि लड़के हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने सेक्स रेशियो बहुत ही सही कर दिया, अब काफी स्टेबल है हरियाणा का सेक्स रेशियो। आप 3-4 साल 5 साल पहले का देखेंगे और आज का देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। तो ये रिजल्ट होता है कि रेशियो जो है वो गिर जाता है, कम हो जाता है। व्हाट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चेंजेस हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। हमने यहाँ पे पढ़ा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल अनवांटेड प्रेगनेंसी, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड टू कंट्रोल साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो एक इसका बच्चों क्या है हार्मोनल, इसमें आप ये कर सकते हो, जैसे कि हम पिल्स लेते हैं, जो गर्ल्स होती है वो पिल्स लेती हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं गर्भ निरोधक गोलियां। तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, उससे हार्मोनल चेंज होता है जिससे कि वो प्रेगनेंसी रुक सकती है। उसके अलावा और फिजिकल मेथड्स होते हैं, केमिकल मेथड्स होते हैं, बैरियर मेथड्स होते हैं। तो आप ये सब बता सकते हैं, 1 नंबर का है तो कोई भी 1-2 आंसर बता सकते हैं। राइट 2 फैक्टर दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन बच्चों कैसे पता चलेगा, मेल फीमेल का जो रेशियो है उससे पता चलेगा। देखो यहाँ पे अभी आया था, देखो रेट ऑफ बर्थ एंड रेट ऑफ डेथ। सबसे मेन चीज है कि बर्थ कितना हुआ, डेथ कितना हुआ।
अब बर्थ में अगर हम चाहें कि सिर्फ लड़के ही का बर्थ होता रहे तो लड़कियां तो रहेंगी नहीं, फिर किसके साथ वो मेट करेंगे, कैसे आगे बढ़ेगा जो रिप्रोडक्शन है। तो रेट ऑफ बर्थ एंड रेट ऑफ डेथ ये तो आपके सीधे पैसेज से ही है, ये डिटरमाइन करता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये आ गया आपका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। हेयर ग्रोथ इन आर्म पिट्स, जेनिटल एरिया में, आर्म्स में, लेग्स में हेयर आ जाते हैं, ऑयल सिक्रेट करते हैं। आपने देखा होगा कि टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं ना, पिंपल्स हो जाते हैं, तो वो भी करेक्टर होता है, उसी की वजह से होता है, क्योंकि आप लोग इस एज से, एडोलेसेंस वाली एज होती है, इसकी वजह से ये ऐसा होता है। इम्बैलेंस हो जाएगा, मेल फीमेल रेशियो डिक्लाइन हो जाएगा। ओरल पिल्स ले सकते हैं, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड जैसे कॉन्डम आप बोल सकते हैं। रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ की मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच वाटर इज मेन कंपोनेंट। ह्यूमन बॉडी 5 तत्वों का बना है, इसमें से पानी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फूड एज वेल एज पोर्टेबल वाटर आर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। खाना और पानी दोनों ही जरूरी है। पोर्टेबल वाटर का मतलब क्या होता है बच्चों? सेफ ड्रिंकिंग वाटर। दोनों ही बहुत जरूरी है ह्यूमन बीइंग के लिए। आपको पता है पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी से याद आया, मैं पानी पी लेती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। द फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स थ्रू एग्रीकल्चर। फूड कहाँ से मिलता है बच्चों में? अगर हम हर्बीवोर्स जैसे हैं और हम ओमनीवोर्स हैं, अगर हम खाना वाना खाते हैं तो मेन जो बेसिक हमारा खाना है वो प्लांट से ही आता है। वो कहाँ से होता है? एग्रीकल्चर से। पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड पेस्ट कंट्रोल के लिए, और हाई यील्ड के लिए फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं। अब पेस्टिसाइड्स क्या है? आप जैसे लाइक ये मान लो प्लांट है, ट्रीज हैं, इस पे वो स्प्रे करते हैं तो पत्तों में आ जाता है, फ्रूट्स में आ जाता है, नीचे डालते हैं सॉइल में तो सॉइल से रूट में और उससे पूरे प्लांट में आ जाता है बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेता है वो सॉइल और वाटर के थ्रू, ठीक है, बॉडी में चला जाता है वो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के। एज दीज केमिकल्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, आपको पता है कि जो भी केमिकल चीज होती है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है बच्चों, तो वो क्या है, धीरे 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 एक्यूमुलेट होती है। लाइक इस मान लो इस जो पौधा है ये, इसको इसमें बहुत सारा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है, इसको खा लिया डियर ने, तो डियर के अंदर आ जाएगा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, उसको और नुकसान करेगा। अब डियर को खा लिया मान लो लॉयन ने, तो लॉयन को और ज्यादा नुकसान करेगा। इस चीज को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन, कि केमिकल्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं हर एक टॉपिक लेवल पे, इसको बोलते हैं। द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल गेट्स accumulated in our bodies are greatly affect the health of our mind and body। तो जो सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है बच्चों अपनी बॉडी में, तो ये बहुत इफेक्ट करता है आपको। कहाँ इफेक्ट करता है वो? आपकी बॉडी को और आपके माइंड को। Why is the maximum concentration of pesticide found in human being? Because human being क्या है, वो लास्ट चेन है। पेड़ पक्षी भी खा लेते हैं उसको, कई सारे ऐसे एनिमल्स है जिसको हम खाते हैं, या फिर कई जो फ्रूट्स वगैरह है वो हम खाते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा ये, इसलिए हमारे अंदर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगा। गिवन मेथड विच कुड बी अप्लाई टू रिड्यूस इनटेक फॉर सम एक्सटेंट। तो आप क्या कर सकते हो? आप जैसे आजकल बोल रहे हैं कि वायरस से बचने के लिए आप सब्जियों को गर्म पानी में धोए, उबाल के आप उसको यूज करें, तो ये कुछ कुछ मेथड्स हैं जिससे हम बच सकते हैं। वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन रिप्रेजेंट, वेरियस स्टेप्स जो होते हैं वो बच्चों क्या होता है? वो होता है ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। फूड चेन में अलग अलग स्टेप्स जो होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल है। फूड वेब क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन विद रिगार्ड, और बायोमैग्निफिकेशन मैंने आपको बता दिया। With regard to various foods in operating in an ecosystem, man is a man क्या है? It is definitely not a producer। producer तो गलत, decomposer भी नहीं है। It is definitely consumer। Human being are at top level in any food chain। वॉशिंग वेजिटेबल को वॉश कर लें बहुत अच्छे से, और हम अगर नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज़ करें, मैन्योर्स यूज़ करें इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर विच इज़ नॉन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो बहुत अच्छा हो सकता है। और बच्चों, हमारे जो पूर्वज थे इंडिया के, वो पहले यही यूज़ करते थे, वो कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते थे, और इतनी अच्छी खेती होती थी और वो बचे भी रहते थे। आजकल जितनी बीमारियां हो रही हैं उतनी पहले नहीं होती थी। और आपने देखा है आजकल जो फूड आता है अलग से कॉर्नर में लिखा होता है ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड हमेशा महंगा मिलता है बच्चों, तो ये देख लो कि जो बुरी चीज़ है वो हमेशा सस्ती मिल रही है और जो अच्छी चीज़ है वो हमेशा महंगी मिल रही है। टॉपिक लेवल कंज्यूमर, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, दीज आर एमसीक्यूज क्यूज हैं बच्चों, ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं।
सो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस, क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड विगरसली रिएक्ट करता है और स्लेट लाइम मिलता है बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। यस, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। दिस रिएक्शन, नाउ दे आर टू रिएक्टेंट एंड दे कंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट। और बच्चों हमें पता है दो चीजें आपस में कंबाइन होके एक बना देती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। एक्सोथर्मिक व्हेन हीट इज रिलीज्ड, एंडोथर्मिक जब हीट देते हैं, ऑक्सीडेशन जब कोई चीज ऑक्सीडाइज होता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों, दो क्वेश्चन में एक कॉम्बिनेशन तो पक्का है, तो ए तो सब में ही है, इसमें भी है इसमें भी है। क्या यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, क्या ये एंडोथर्मिक है? तो जो इसमें इसमें होगा बच्चों, दिस इज एक्सोथर्मिक, यहाँ पे बहुत सारा हीट निकलता है, ठीक है। और सी तो नहीं होगा, ये नहीं होगा इसका आंसर। लेट अस सी, आंसर हमारा होगा डी। यस, डी होगा बच्चों आंसर, डी होगा ए एंड बी, कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों बच्चों? क्योंकि लिखा हुआ विग्रसली रिएक्ट कर रहा है, इट मीन्स वायलेंट रिएक्शन है, यानी एक्सोथर्मिक है, इससे भी आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, जब हाइड्रोजन सल्फाइड को, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बला है? इट इज H2S एंड इट स्मेल लाइक रॉटन एग। इसको अगर हम पास करते हैं ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट से बच्चों, तो ब्लैक कलर का कॉपर सल्फाइड मिलता है हमें, और हमें मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये जाता है इसके साथ, ये जाता है इसके साथ, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, बच्चों देखो यहाँ पे दो चीजें एक्सचेंज हुई हैं, कॉपर सल्फेट के साथ चला गया एंड हाइड्रोजन सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फर के साथ चला गया एंड हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। याद है मैंने आपको स्पेशल क्लास में बताया था स्वैपिंग, स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। और जिस बच्चे को नहीं आ रहा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, वो प्लीज मेरी स्पेशल क्लास जरूर देख लें। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने करवाए हैं आपको एनसीईआरटी इक्वेशंस, तो आप मुझे फॉलो कर लें, और लिंक सब चीज़ों का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और हमारा चैनल तो पक्का से आपको सब्सक्राइब करना ही है। So next, in a double displacement reaction such as the reaction between sodium sulfate solution and barium chloride, पहले तो हम रिएक्शन लिखते हैं। Sodium sulfate is Na2SO4, barium chloride is BaCl2, इससे ठीक है। सो अगेन स्वैपिंग हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है, सो एक्सचेंज ऑफ एटम, नो, एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस। अगर मैं इसको फर्दर स्प्लिट करती हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा Na पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, बिकॉज बच्चों ये क्या एक्वस सॉल्यूशन है एंड ये आयन्स में टूटेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसके साथ, ये इसके साथ, एक्सचेंज ऑफ आयन लिखेंगे ना कि एटम। प्रेसिपिटेट बनता है, बिल्कुल बनता है, बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। Insoluble salt produce होता है, yes we can say that BaSO4 is a salt and it is also insoluble, so B C D दोनों तीनों ही सही है, so D will be the correct answer. Now what is baking soda? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। so baking soda होता है बच्चों, एक्चुअली बच्चों ये क्वेश्चन गलत है, इसका पक्का आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, क्योंकि बेकिंग सोडा होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। And there is difference between baking soda and baking powder. What is baking powder? Baking powder, because baking soda is basic salt, और ये bitter होता है टेस्ट में, कड़वा लगता है, तो कड़वापन इसको खत्म करने के लिए what we do, we just add sodium carbon hydrogen carbonate and we add tartaric acid, tartaric एसिड, कोई भी एसिड आप डाल सकते हो, एडिबल एसिड वो डालते, कॉमर्शियली टार्ट्रिक एसिड डलता है, तो क्या होगा? सी हो जाएगा और वो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। ये क्वेश्चन गलत है, ग्रेस मार्क्स आपको पक्का मिलेगा इसका। केमिकल फॉर्मूला पीओपी डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उसके फॉर्मूला से जरूर कर लेना, और एप्लीकेशन
और प्रिपरेशन मेथड भी कर ही लेना. पीओपी इज दिस एंड जिप्सम इज दिस. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर, और ये वाला क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर एंड ए लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, दिस इमेज इज. तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और सारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ये लॉ जो है बहुत बार आता है बच्चों. स्नेल्स लॉ पिछली बार आया था, उससे उसके से पहले फिर नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आया था कि क्या होता है लॉज. तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है बच्चों, ये सभी रिफ्लेक्टिंग, जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सबके लिए यूज होगा. और इसमें जो कनकेव लेंस, कनकेव मिरर लार्ज इमेज देता है, वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट. एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है, इंक्रीज हेविली, तो ये शॉर्ट सर्किट होता है, ब्रेक कर जाता है. फिर वो टू बल्ब 100 वॉट 40 वॉट को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, करंट 100 वॉट से 1 एम्पियर है, तो 40 वॉट से भी बेटा 1 एम्पियर ही होगा. तो डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हाँ ये बच्चों थोड़ा सा मिसिंग है तो साइड से, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया है मैंने. ये पूछा गया बच्चों कि वाटर डिप्लीट हो जाता है, वाटर टेबल का जो लेवल है ग्राउंड वाटर, वो डिप्लीट हो जाता है, उसका क्या रीजन है. लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, डाइवर्जन ऑफ हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स, पॉल्यूशन एंड फ्रॉम अर्बन वेस्ट, और एफोरेस्टेशन. तो लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, वो होल्ड नहीं कर पाता उसको और नीचे जाता नहीं है, इसकी वजह से वो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है. अफॉरेस्टेशन से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, तो उल्टा हो गया. इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, उससे क्या होता है बच्चों, इनकम्प्लीट से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और इनकम्प्लीट से सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या है, पॉइजनस गैस है, टॉक्सिक गैस है. तो एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होता है, एफिशिएंसी तो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगी, रिड्यूस नो, ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस नहीं होगी, पॉइजनस गैस करता है. तो ए एंड डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो बी होगा हमारा आंसर. ठीक है, यस बी होगा. एक मिनट, यहाँ पे क्या बोला है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो गलत है, अफॉरेस्टेशन हो सकता है यहाँ पे पूछा हो किससे सही होगा. ठीक है, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि वाटर टेबल जो है ग्राउंड वाटर की कैसे रिप्लेनिश हो सकता है. तो रिप्लेनिश कैसे हो सकता है, अफॉरेस्टेशन से. अगर क्यों मतलब डिप्लीट क्यों हो रहा है, तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं, बाकी रीजंस भी दे सकते हैं. देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असर्शन एंड रीजन. अब स्टार्टिंग में आया है और ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता था, तो ये लेवल थोड़ा आप लोगों का इंक्रीज कर दिया है. असर्शन रीजन में क्या होता है, असर्शन एक स्टेटमेंट दी जाती है आपको, ठीक है, और आपको उसका रीजन दिया जाता है, और आपको बताना होता है कि जो स्टेटमेंट है क्या उसका वही रीजन है, या वो स्टेटमेंट का वो रीजन, स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे, पर उसका रीजन नहीं है. क्या स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन रीजन गलत है, या स्टेटमेंट गलत है रीजन वाला पोर्शन ट्रू है. एस्टरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज ऑब्टेन. बिल्कुल सही है, एस्टरिफिकेशन में एस्टर मिलता है जो कि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है. व्हेन एस्टर रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन. ये भी बिल्कुल सही है, बट इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ये. ठीक है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. यस, मतलब आर ट्रू है बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. न्यूक्लियर फिशन में अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है बाय फिजन ऑफ एटम ऑफ यूरेनियम, बहुत ज़्यादा होती है, लाइक 10 मिलियन टाइम ऑफ एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कम्बस्शन ऑफ फ्रॉम कोल. कोल से जो एनर्जी आएगी उससे 10 मिलियन टाइम ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करता है. बिल्कुल सही बोला है ये तो. लेट अस सी इसका रीजन. द न्यूक्लियस ऑफ अ हैवी एटम सच एज यूरेनियम when bombarded with low energy neutron splits apart into lighter nuclei. ऐसे ही होता है कि यूरेनियम है, हैवी न्यूक्लियस है, वो बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन, तो छोटे छोटे न्यूक्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और मास डिफरेंस उनमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो सारा मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज सेक्शन बी. 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वॉज टेकन इन चाइना डिश एंड हीटेड. 3 मार्क्स का है बच्चों ये, और सी सेक्शन है आपका 5 मार्क्स का.
कॉपर पाउडर को ले लिया भाई, चाइना डिश में ले लिया, उसको हीट किया, और हमें पता है कॉपर को चाइना डिश में लेके हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है विच इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। और इसमें अगर मैं हाइड्रोजन गैस पास कर देती हूँ बच्चों तो एक विजिबल चेंज आता है, वापस से वो रिवर्स हो जाता है। केमिकल इक्वेशन ये है और कलर क्या होगा, ये ब्लैक कलर का होगा और ये शाइनी ब्राउन कलर का होगा। यस, ब्लैक कलर फॉर्म होगा बिकॉज कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड एंड दिस कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। Cu plus O2 on giving heat it is CO and it turns black in color। और अगर मैं इसमें हाइड्रोजन डालूं तो वापस से रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा, यानी मुझे कॉपर वापस मिल जाएगा विच इज शाइनी ब्राउन इन कलर। So you can write brown as well as you can write shiny. Next, list the important products of chloralkali process। 3 बार बच्चों मैंने आपको सारी वीडियोस दिखा दी हैं, सब में आपने देखा है क्लोरएल्कली प्रोसेस हमेशा आया है। हर बार मैं बोलती हूँ क्लोरएल्कली तो जरूर करो, किसी को लगता है कि मैं कोई सॉल्ट नहीं करूंगा तो बेटा क्लोरएल्कली तो करके जाना और बेकिंग सोडा वाला कर लेना। तो बच्चों क्लोरएल्कली प्रोसेस में इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्लोर, बस इसने यही पूछा था, हम यही बताएंगे। क्लोरएल्कली प्रोसेस इज बेसिकली इट इज अ प्रोसेस टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉस्टिक सोडा। इसमें क्या मिलता है हमें, इसमें मिलता है हमें कॉस्टिक सोडा दैट इज NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। राइट, वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच, तीनों का एक यूज लिखना है बेटा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है ये डिटर्जेंट एंड सोप बनाने में यूज होता है। क्लोरीन इट एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट, PVC पाइप्स में यूज होता है। CFC गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। हाइड्रोजन इट एक्ट एज फ्यूल बिकॉज इट हैज हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू, सॉरी कैलोरिफिक वैल्यू, ठीक है। तो ये बहुत, ये हम लिख सकते हैं इसमें। ओके ओके ओके, यस। हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन इसने लिखा है अमोनिया के लिए, हम फ्यूल के लिए भी कोई भी एक पॉइंट बच्चे लिख सकते हो आप। क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज होता है, PVC बनाने के लिए यूज होता है, CFC बनाने के लिए यूज होता है, पेस्टिसाइड्स के लिए यूज होता है। ये लिखना है आपको, और कंप्लीट सेंटेंस में मैंने कल ही बताया था आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर डिग्रीजिंग मेटल, सोप एंड डिटर्जेंट, ये लिख दो, ये ज्यादा बेटर है। सोप एंड डिटर्जेंट आपको याद भी होगा। फाइबर बनाने के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट, yes, how is washing soda prepared from sodium carbonate? Sodium carbonate is Na2CO3। बहुत इजी है आपके लिए, इसने डायरेक्ट नहीं पूछा कि वॉशिंग सोडा को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसने जस्ट आपसे पूछा है वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर पूछा होता वॉशिंग सोडा को हम NaCO3 बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट ये बहुत ईजी है। अब सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 एंड वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 डॉट 10H2O। यस, तो यहाँ पे किस चीज की कमी है बच्चों, 10H2O की। तो मैं क्या करूंगी, 10H2O यानी वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर दूंगी और ये बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। बस कंप्लीट, ये हो गया। केमिकल इक्वेशन हमने दे दी। स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट, किस टाइप का सॉल्ट है बच्चों ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन है इसमें, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है ये बोल सकते हैं। और ये हम बोल सकते इट इज बेसिक सॉल्ट। इन टाइप ऑफ हार्डनेस, ये क्या रिमूव करता है बच्चों, परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर देता है वाटर से, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस, बेसिक सॉल्ट, ये हो गया। बायरी क्रिस्टलाइजेशन इसका। नेक्स्ट, 3 ml of ethanol is taken in a test tube and warmed gently in water bath. A 5% solution of alkaline potassium permanganate is added first drop by drop. तो the 5% मिला कैसे, सिंपल मैथ्स है। State the role of potassium permanganate in this reaction। बच्चों इथेनॉल है, इथेनॉल को वार्म किया, हीट किया और इसमें KMnO4 डाला। याद आया बच्चों, एक रिएक्शन थी आपकी सबसे पहले कार्बन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन, इसमें क्या था, इट इज यूज टू कन्वर्ट इथेनॉल या अल्कोहल इनटू इथेनोइक और कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी वजह से, बाय रिएजेंट, विच रिएजेंट, अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये बच्चों क्या होगा, इथेनॉल इज CH3 CH2 OH
एंड इसमें अगर मैं अल्कलाइन KMnO4 डाल दूं तो हो जाएगा ये COOH। आपको बच्चे नाम लिखना जरूरी है। दिस इज इथेनॉल एंड बच्चों दिस इज इथेनोइक एसिड। ये हो गया रिएक्शन। रोल हो गया, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। केमिकल इक्वेशन भी लिख दिया मैंने। 5 ग्राम को हम 100 ml में डाल देंगे तो 5% बन जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज होता है। अगर हमने बहुत ज्यादा डाल दिया तो KMnO4 होता है पर्पल कलर का, तो पर्पल कलर आ जाएगा। नेक्स्ट, अ स्क्विरल इज इन स्कैरी सिचुएशन। एक स्क्विरल बहुत डरी हुई है। इट्स बॉडी हैज टू प्रिपेयर फॉर इधर फाइटिंग और रनिंग अवे। वो बहुत ज्यादा खतरा है उसके पास आ गया है, तो वो या तो फाइट करेगी या फिर वो भाग जाएगी। तो बताओ इमीडिएट चेंज क्या आएगा उसकी बॉडी में, ताकि स्क्वेयर या तो फाइट कर पाए या रन कर सके। ऐसा हमारी लाइफ में भी आता है, लाइक कुत्ते पीछे पड़ गए या फिर हम मंकी आ गया, बंदर आ गया, तो हम क्या करते हैं, अब सोचते हैं कि अब मैं लड़ूं उससे या फिर उसको भगाऊं या मैं खुद भागूं। तो वो चीज टाइम पे आपका कौन दिमाग आता है, जो एकदम से रश आता है, वो किसकी वजह से आता है, वो एड्रेनल ग्लैंड की वजह से, जिसको हम एड्रेनलाइन रश भी बोलते हैं, जिसको हम इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। तो वो हमें प्रिपेयर करता है बच्चों। वाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मल्टी सेलुलर में तो एड्रेनालाइन हार्मोन क्या है, ब्लड में सिक्रीट होता है, हार्ट बीट करने लग जाता है बहुत तेज, यानी हमें ऑक्सीजन मिलता है मसल्स में, तो हम हर चीज के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर देता है, ब्लड सप्लाई को सिस्टम में डालता है और स्किन में कम कर देता है, ताकि हम जल्दी से भागें या फिर लड़े, जो भी करना है कर सकें। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बच्चों क्या होता है कि लिमिटेड एक्सेस होता है। हर चीज में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स काम नहीं कर सकते, वो छोटे मोटे एनिमल्स के लिए ही काम करते हैं। केमिकल सिग्नल को हर बॉडी के पास पहुंचना है, ये तो सारा नर्वस टिश्यू से कनेक्ट है, लेकिन आपके सिग्नल्स तो पूरी बॉडी में जाने चाहिए ना। इसके लिए आपको एक प्रॉपर केमिकल होना चाहिए जो पूरी बॉडी में चला जाए। तो उसके लिए क्या बेटर है, आपके हॉर्मोन्स। ये भी मैंने आपको बहुत बार बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। डिफाइन टर्म पॉलिनेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ एंड क्रॉस, और इसका सिग्निफिकेंस बताना है। तो पॉलिनेशन बच्चे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू सिग्मा। अगर सेम प्लांट में गया तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे प्लांट में जाता है तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इफ transfer is done in within same flower, then it is called self pollination. If it is done in different flowers, it is called cross pollination. और पॉलिनेशन की वजह से हुई, जैसे हमारा रिप्रोडक्शन है वैसे उनका पॉलिनेशन है। व्हाट आर होमोलोगस स्ट्रक्चर, गिव एन एग्जांपल। ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का है बच्चों। होमोलोगस स्ट्रक्चर और एनालोगस ऑर्गन्स, इनमें क्या डिफरेंस आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या है, जो दो अलग अलग स्पीशीज होती हैं उनका सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सेम बेसिक स्ट्रक्चर है, और इस वजह से वो हम बोल सकते हैं कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं बहुत पुराने, वो सेम रहे होंगे। जैसे कि रेप्टाइल्स के हाथ, एम्फीबियंस के हाथ, लिम्स यानी लिम्स ये ह्यूमंस, और विंग ऑफ बर्ड वो सेम है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट कोई जो एंसेस्टर्स होंगे वो कॉमन हो रहे होंगे, ठीक है। तो डिजाइन जो है वो इंडिकेट करता है कि उनके एंसेस्टर्स सेम रहे होंगे। Why is Tyndall effect shown by colloidal particles? State 4 instance observing the Tyndall effect. Tyndall effect बच्चों कौन शो करता है, जो कोलॉइड्स हैं वो शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल ना ही ज्यादा बड़े ना ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, 1000 नैनोमीटर तक होते हैं। तो वो क्या करते हैं, दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट, देयर पार्टिकल स्कैटर बीम ऑफ लाइट, दैट इज व्हाई दे शो Tyndall effect। चार जगह जैसे कैनोपी होता है, फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहां पे पता चल जाता है। होल होता है, लाइक कहीं पे विंडो है उसमें होल है तो वहां से सन की रेज आती है तो आपको पार्टिकल्स दिख जाते हैं। और भी अगर आप मिल्क रखो उसमें आप टॉर्च जलाओ तो उसमें भी आपको पाथ विजिबल होगा। मोनोक्रोमेटिक नैरो बीम ये बता रखा है। स्प्लिटिंग मिडल, स्प्लिटिंग जो है अलग अलग टर्म में वो हमें बतानी है। पहले ये देख लेते हैं। बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट Tyndall effect होता है व्हेन अ बीम, ये इंस्टेंसेस है, आपको बच्चे पूरा लिखना है, ठीक है, पूरा डेफिनेशन लिखने है कंप्लीट। ये बता दिया आपको, सनलाइट बता दिया, कैनोपी बता दिया, ब्लू कलर ऑफ स्काई Tyndall effect की वजह से होता है, रेड कलर सनसेट सनराइज में Tyndall effect की वजह से होता है। तो प्रिज्म को अगर हम
दो इंक्लाइंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है प्रिज्म और इस ग्लास स्लैब में क्या डिफरेंस है? प्रिज्म में दो इंक्लाइंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वेयरएज ग्लास स्लैब में पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, पहला ये पॉइंट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या बोला है इसमें? व्हाट हैपेंस व्हेन नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू? तो अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट ग्लास स्लैब से पास होगा तो डिस्प्लेस, लिटरली डिस्प्लेस हो जाएगा। ये आपने पक्का वो भी क्या होगा एक्सपेरिमेंट। लेकिन प्रिज्म में से एंगुलरली डिस्प्लेस होगा, एक एंगल बनाएगा। व्हेन व्हाइट लाइट जब ग्लास स्लैब से पास होता है बच्चों तो लेटरली डिस्प्लेस होता है, जबकि प्रिज्म में डिस्पर्जन होता है। लेबल डायग्राम बच्चों, ये आपका डायग्राम एनसीईआरटी में है, मैंने वहीं से लिया है, आप देख सकते हो 3 नंबर का है, तो आपको सारा लेबल करना है। देखो ये बहुत यूनिक है, जो कई बार पहले नहीं पूछे गए थे, तो आपको ध्यान रखना है। डायग्राम जरूर कर लेना। सन नियर होरिजन, ब्लू स्कैटर हो जाता है, रेडिश होता है कलर। ये ऑब्जर्वर है, मान लो आप यहाँ पे हो, क्या देख रहे हो, और सन हमारा ओवरहेड पे है, तो ये ऐसे ऊपर दिखता है, लेस ब्लू कलर स्कैटर होता है इसलिए। तो ये हमें वी आई ग्राफ दिया हुआ है, वी आई ग्राफ से हमें बताना है कि हमें क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें। ये बच्चों ये हमें बताना है इसमें। तो वी आई ग्राफ फॉर नाइक्रोम वायर, आप देखो यहाँ पे करंट है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, आपको दिख रहा है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी वी कैन से दैट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये हमें पता चल रहा है। और ये क्या है बच्चों, ये ओम्स लॉ भी है। तो अब हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। तो V is directly proportional to I और we can say that potential difference is directly proportional to current। तो ये हो गया बच्चों हमारा वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये की है, ये सर्किट डायग्राम बन गया। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये भी अगेन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, वेरी फेमस इट इज, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और इसको आपको याद रखना है। फिर हमारा ये क्वेश्चन है, चार्ज और वोल्टेज एंड टाइम दिया हुआ है। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। H इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी भी होता है बच्चों। तो हमें क्या दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है 40, कूलम दिया हुआ है हमें 96,000। तो यहाँ से हम H निकालेंगे, V इंटू 6,000 दैट इज 3.84 इंटू 106 10 to power 6 जूल, दिस विल बी द आंसर। देखो बच्चों ये हमने ऐसे कैसे लिखा, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखो H इक्वल्स टू, मैं इसको आई स्क्वायर को आई इंटू आई लिख सकती हूँ, है ना। अब आई आर क्या होता है अभी बताया, V इक्वल्स टू आई आर, तो V आई आर की जगह मैं V लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो V आई टी विल बी अ न्यू फॉर्मूला, ऑल्टरनेट फॉर्मूला एक और है, इससे हमने ये निकाल लिया। नेक्स्ट, carbon can't reduce the oxides of sodium, magnesium and aluminum to their respective metals. Why? बच्चों बताओ क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ बच्चों इसका आंसर आप लोग। वेयर आर दिस मेटल प्लेस इन रिएक्टिविटी सीरीज, कहाँ पे होते हैं ये भी बताओ। चलो जिसने बता दिया बहुत अच्छी बात है, मैं बताती हूँ आपको बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको अगर एक भी पार्ट आता है तो प्लीज वो अटेम्प्ट करना, ये नहीं कि 5 एक नहीं आता तो हम कुछ भी नहीं अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। देखते हैं कार्बन जो है, सबसे पहले देखो कि सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, दीज आर हाई रिएक्टिव मेटल्स, राइट। हाई रिएक्टिव है, ऊपर होता है, टॉप पे होता है ये। तो ये जो कहाँ होते हैं ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, दे आर ऑन टॉप पोजिशन, टॉप रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो कार्बन डेफिनेटली इनसे नीचे ही है ना। वो तो क्या है, जिंक आयरन इनके साथ मैच कर सकता है, तो इनसे नीचे है, तो ये तो रिड्यूस नहीं कर सकता बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव देन दीज मेटल, दे आर हाई रिएक्टिव। हाउ आर दीज मेटल ऑब्टेन, ये बता दिया आपको, ये बता दिया, ये बता रही हूँ मैं आपको कैसे मिलता है। अब इनके पास क्या चांस है, क्योंकि ये तो किसी से डिस्प्लेस तो हो नहीं सकते बच्चों, तो इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ये बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होगा। टेक एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग।
आपको एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करना है। मैं बता देती हूँ आपको, सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेंगे, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, आप भी कोशिश करें कि वही लें। ऑक्सीजन के साथ मोर एफिनिटी कार्बन के साथ नहीं, और यू कैन राइट कि दे आर लेस इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम एंड कार्बोनेट, सोडियम एंड मैग्नीशियम। और बच्चों इसमें क्या है, क्वेश्चन था हमारा ऑक्साइड में। हाँ, क्वेश्चन हमारा ये कि ऑक्साइड में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकता, क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन के साथ ज्यादा प्यार है इसको, कार्बन को कैसे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, सोडियम ऑक्साइड में, तो इट हैज मोर एफिनिटी विद ऑक्सीजन। और ये बच्चों जहां तक मुझे याद है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टॉप रिएक्टिव क्रिटिक रिडक्शन एग्जाम्पल मान लेते हैं हम, सोडियम मुझे एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम मोल्टन सोडियम क्लोराइड, तो मैं क्या करूंगी बच्चों, मैं एक बीकर लूंगी, उसमें सॉल्यूशन डालूंगी HCl का, कनेक्ट कर देंगे हम इसको, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैथोड एनोड। अब बच्चों जैसे ही रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा बच्चों, कैथोड पे होगा Na पॉजिटिव, टूटेगा ये आयन में टूटेगा, है ना, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो ये Na पॉजिटिव से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Na बन जाएगा, सोडियम एटम बन जाएगा। सिमिलरली क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन बना देगा और एक और इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन, एक और क्लोरीन बना देगा, और इससे क्या होगा, ये लूज करेगा, क्लोरीन नेगेटिव होगा ना, क्लोरीन नेगेटिव को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव बच्चे बना कैसे है, 2,8,8 से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, निकाल देगा, और क्लोरीन बन जाएगा एटम। तो क्लोरीन प्लस क्लोरीन इट विल गिव राइज टू क्लोरीन गैस। एक कैथोड पे होगा, एक एनोड पे होगा, मेटल हमेशा कैथोड पे होती है, नॉन मेटल हमेशा एनोड पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी था बच्चों। द पोजीशन ऑफ सर्टेन मेटल एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। ग्रुप पीरियड 1 2 3 2 12 13 14 15 16 17, ये पीरियड है। विच एलिमेंट विल ओनली कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो आपको पता है बच्चों कार्बन वाला एलिमेंट कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता तब भी आप देख सकते हो, कार्बन फॉर्म करता है, कार्बन किस पीरियड को या ग्रुप को बिलोंग करता है, तो कार्बन होता है बच्चों, इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालती होगा 2,4, 4 है तो 14 ग्रुप है, एंड 2 शेयर्स है तो सेकंड पीरियड एंड 14 ग्रुप बच्चों ये है, तो यानी डेफिनेटली ई विल बी द आंसर। उसके बाद है बच्चों, विच एलिमेंट इज अ नॉन मेटल विद वैलेंसी 2। नॉन मेटल है, आपको बताया था, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों 6 है, यानी 8 - 6 2 होता है, तो वो क्या होगा, वो होगा उसका वैलेंसी 2 होगा, 6 है तो वो 16th ग्रुप में होगा, यानी बच्चों बी होगा आंसर, लाइक सल्फर। विच मेटल वैलेंसी 2, लास्ट 1 2 3 है तो 1 2 3 होगा ग्रुप, तो 2 है तो सेकेंड ग्रुप में, यानी डी। आउट ऑफ HCF विच हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बच्चों लेफ्ट टू राइट क्या है, कम होता रहता है, तो HCF कहाँ है, अच्छा ये तो डाउन द ग्रुप है, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, बढ़ेगा एटॉमिक साइज। टू विच फैमिली HCG 18th ग्रुप में है बच्चों ये, तो 18th ग्रुप किसका होता है, नोबल गैस का, इनर्ट गैस का होता है, तो नोबल फैमिली नोबल गैस से बिलोंग करेंगे, डाउन द ग्रुप बड़ा हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन एटॉमिक साइज, गिव इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इन द मॉडर्न टेबल व्हाट ट्रेंड इज ऑब्जर्व। तो ये आपको एटॉमिक साइज अभी बता दिया कि ग्रुप में इंक्रीज होता है, पीरियड में डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज इज बेसिकली रेडियस ऑफ एटम, एटम का जो रेडियस है उसी को हम एटॉमिक साइज बोलते हैं। पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में हम मेजर करते हैं, पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। ग्रुप में इंक्रीज होता है क्योंकि नया नया शेल ऐड होता रहता है, पीरियड में डिक्रीज होता है क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उसकी पुलिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। हाँ, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ बच्चों कितना रह गया हमारा। हाँ, बस 3 4 क्वेश्चन और रह गए बच्चों, जल्दी से कर लेते हैं वो, फिर हम ब्रेक लगाएंगे अपनी वाणी को। नेक्स्ट है आपका, व्हाई इज देयर डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग बिटवीन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म।
आपने देखा होगा कि वो बहुत जल्दी सांस लेते हैं, क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बच्चों, जो पानी में रहते हैं उनमें डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजन का कंटेंट थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है बच्चे, जो जमीन पे लैंड में रहने वाले, लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना, ये आपने एनसीईआरटी में देख रखा है, तो देखो प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करने को आ सकता है और लेबल को भी, तो दोनों आपको करना है। सारा लाइफ प्रोसेस में जितने भी डायग्राम है वो सब कर लेना अच्छे से। पैरिंग्स यहाँ होता है, ट्रैकिया वो जो ऐसे होता है ट्रैकिया, मैंने अभी यहाँ पे बनाया नहीं है, ये होता है ट्रैकिया। लंग्स तो आपको पता ही है ऐसे। ये डायफ्राम, ये नीचे होता है डायफ्राम, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। एल्वुलाई सैक, यहाँ पे ब्रोंकाई होता है, ब्रोंक इसमें छोटे छोटे ऐसे लगे होते हैं, दीज आर एल्वुलाई। ठीक है, तो ये बता दूंगी मैं। नेम द ऑर्गन दैट फॉर्म एक्सक्रीटरी सिस्टम, याद है आपको पिछले कंपार्टमेंट पेपर में एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन आया था, इसमें भी है ऑर्गन बताना है एक्सक्रीटरी सिस्टम के, और हमें यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है वो बताना है। रेट ऑफ ब्रीथिंग फास्टर होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, क्यों? क्योंकि डिजोल्व वाटर कम होता है एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। और रेस्पिरेटरी डायग्राम आप बना लेंगे, मैंने नहीं लिखा। और वाला क्वेश्चन है उसमें क्या क्या पार्ट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसमें एक पेयर ऑफ किडनी होती है, पेयर ऑफ यूरेटर होता है, रेथ्रा होता है और यूरिनरी ब्लैडर होता है। किडनी में क्या, बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। हर नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कैपिलरीज हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ब्लड फिल हो जाता है, फिल्टर हो जाता है ग्लोमेरुलस में, और जो फिल्ट्रेट है उसको कलेक्ट कर लेते हैं बोमेन कैप्सूल में। ठीक है, जैसे ग्लूकोज एमिनो एसिड मान के चलो उसमें कुछ और अभी भी प्रेजेंट है, अच्छे कंपाउंड, उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो बच जाता है लिक्विड दैट इज यूरिन, वो फ्लो हो जाता है थ्रू नेफ्रॉन ट्यूब और यूरेथ्रा के बाद अल्टीमेटली यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारा पाउच होता है उसमें आ जाता है। तो इस तरह से यूरिन फॉर्म होता है। बच्चों गर्दन दुख गई है पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए मैं बार बार ऐसे से हेड डाउन कर रही हूँ, तो कहीं सोचो मैम क्या कर रही है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेट, ये भी बायो का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल व्हाई आर द ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट भी है। लॉ ऑफ, दो ट्रेट्स बताए थे मैंडल ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ रिसेसिव ट्रेट्स, वो आपको बताना है। और हमें बताना है कि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हम एक्वायर क्यों करते हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक हम इनहेरिट क्यों नहीं करते, दोनों ही दिए हुए हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है बच्चों, कि अगर कोई चीज़ है लाइक टॉल और शॉर्ट, ये प्लांट्स है, F1 प्रोजेनी है, तो ये क्या होगा बच्चों, टी 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 टी, नहीं सॉरी ये नहीं होगा ऐसे, वेट, हाँ एक कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज टॉल प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज शॉर्ट प्लांट। ठीक है, ये शॉर्ट प्लांट है, तो ये क्या होगा, टी टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये यहाँ पे भी सेम होगा, आपको पता है सेम ही होगा, टी टी, वो भी टी टी टी। तो आप देख रहे हो सभी क्या है, सभी टॉल प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक है, यानी टॉल प्लांट में क्या क्या है, डोमिनेट। तो F1 प्रोजेनी फर्स्ट जनरेशन क्या होगी, सभी टॉल प्लांट्स होंगे। अब सेकंड जनरेशन में आप देखोगे कि ये जो कम शॉर्ट था वो दोबारा से एक आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, जो टॉल क्या डोमिनेट कर रहा है, सो यहाँ पे डोमिनेटिंग ट्रेट है। F2 जनरेशन में शॉर्ट प्लांट आएगा और इसको बोलेंगे हम रिसेसिव ट्रेट, क्योंकि वो कम है। सो इन अ क्रॉस बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे टॉल और शॉर्ट लिया, एक पेरेंटल कैरेक्टर वो F1 जनरेशन में आ जाता है, उसको डोमिनेट कहेंगे, और दूसरे को हम बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट। ऑल प्लांट्स इन F1 जनरेशन विल वर्क टॉल, ये जो मैंने आपको बता दिया, टी टी और टी टी में सभी टॉल थे, इट मीन्स वी कैन से टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर द जीन ऑफ ड्वार्फनेस, शॉर्ट से ज्यादा डोमिनेंट टॉल था। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ट्रेट जो है एक्वायर किए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ टाइम में वो इनहेरिट नहीं करता, जो एक्वायर करते हैं उसको हम एक्वायर ट्रेट बोलते हैं, जो इनहेरिट होता है डीएनए में उसको हम इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। तो ये ट्रेट कभी भी इनहेरिट नहीं होते बच्चों, क्योंकि ये कहाँ होते हैं, ये हमारे नॉर्मल सेल में होते हैं, ये कोई डीएनए में चेंज नहीं करते बच्चों। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, डीएनए में है ना, जीन्स में। तो जीन्स में कोई चेंज आएगा तभी तो वो आगे ट्रेवल करेगा। तो ये जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं वो जीन्स में कोई चेंजेस ही नहीं लाते, डीएनए में कोई चेंज ही नहीं आता,
इसलिए वो इनहेरिट नहीं होते, वो एक्वायर्ड रहते हैं। नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो बच्चों, फिर आपको कल पेपर में देने भी जाना है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर करके आना और मुझे ज़रूर बताना आके। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं अन अकेडमी की ऐप पे, उसको फॉलो करना ना भूलें, और मुझे भी फॉलो कर लें, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं हमारे। तो अब ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ यूज़ आया या नहीं। जो भी मैंने 2-3 दिन प्रीवियस लेक्चर लिए थे, आई एम श्योर आपको ज़रूर यूज़ आएगा आपका। तो व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, मैग्नेट का फॉर्म होता है, मतलब इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट। जो सोलेनॉइड है करंट कैरिंग, उसको हमने कॉइलिंग कर दी। सॉफ्ट मेट आयरन को अगर हम डाल देते हैं उसके अंदर, तो वो कैसा है बन जाता है? सॉफ्ट आयरन मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। दैट इज वाइट इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसका बहुत यूज है, लाइक इलेक्ट्रिक मोटर्स में, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज होता है। ये डायग्राम है, क्योंकि बी पार्ट था बच्चों आपका डायग्राम का। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड। सिर्फ आपको लेबल डायग्राम के थ्रू ही बताना है, मीन्स नो एक्सप्लेनेशन, यू हैव टू गिव नथिंग, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, जस्ट यू हैव टू राइट, यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम, वो भी लेबल डायग्राम। स्टेट द पर्पज ऑफ सॉफ्ट आयरन को यूज्ड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में बच्चों सॉफ्ट आयरन का हमने यूज किया था। वो क्यों यूज करते हैं? ताकि उसकी पावर, स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट के बढ़ जाए। 2 तरीके जिससे हम स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, एक तो कॉइलिंग से, नंबर ऑफ कॉइल्स जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, और करंट इंक्रीज कर दो, सिंपल करंट इंक्रीज कर देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको हमारी स्लाइड। यस, ये सेक्शन ए मैंने आपको बताया था, दोबारा से रिपीट मैं आपको समरी बता देती हूँ। वी आर डूइंग दिस लेटेस्ट पेपर ऑफ 2020 एग्जाम 2020, उसका कंपार्टमेंट के लिए। सो ये सेक्शन एक था, देन सेक्शन, यस, ये आपका पैराग्राफ क्वेश्चन करवाया था, आपको इसका आंसर बताया था। दिस इज अगेन पैराग्राफ। ये 1-1 मार्क्स के एमसीक्यूज थे, ये आपको ज़रूर करना है। ये 1-1 मार्क के थे, काफ़ी सारे, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हैं आई गेस, तो बहुत ज़रूरी है। फिर एसेशन रीज़न है, बताया आपको एसेशन रीज़न क्या होगा, कैसे अटैम्प्ट करना है आपको। फिर सेक्शन बी है जो कि 3 मार्क्स का है, फिर सेक्शन सी है जो कि 5 मार्क्स का है, ये भी बताए थे आपको। और बच्चों आपको कोई भी डाउट हो केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अन अकेडमी के ऐप पे, और आप मुझे फॉलो भी कर लें ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि परसों ही एग्ज़ाम है। ये बायो भी बता दिया था आपको, अब मैंने आज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब करवा दिया 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट। यस, लास्ट क्वेश्चन था। सो अब और भी चीज़ें हैं जो बताना है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप बच्चों क्या क्या गाइडलाइंस हैं आपके लिए। तो आपको अपना खुद का सैनिटाइजर लेके जाना है, पता होगा आपको, नहीं पता तो आप सुन लो। खुद का सैनिटाइजर लेके जाएं ट्रांसपेरेंट में, ये नहीं कि रंग बिरंगा या फिर ओपेक वाले शीशे में ले जाएं। और आपको बॉटल भी खुद के लिए जानी है, यानी कोई पानी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोविड चल रहा है, तो पानी की बोतल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ऐसी बोतल नहीं ले जानी जिसमें से कुछ दिखे ना, क्या पता आप चीटिंग कर लो। तो ये बोला है कि ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए पानी की, सैनिटाइजर की, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके अलावा एडमिट कार्ड तो आप आज ही निकाल के रख लो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ कल पेपर है तो रात तक निकाल लूंगा, सुबह निकाल लूंगा। ऐसा मत करना बच्चे बिल्कुल भी, क्योंकि हो सकता है आप जल्दी ना उठ पाओ, या आप रिवीजन करो या लेट तक पढ़ते रहो तो आपकी नींद ना खुले। तो आप उसको प्लीज़ अच्छे से कर लेना, पहले आज ही डाउनलोड कर लेना। और जिन्होंने पहले डाउनलोड कर लिया बहुत अच्छी बात है, तो डाउनलोड कर लें, चेक कर लें आपका सेंटर कहाँ आ रहा है। इनफैक्ट आप, अगर आपको लगता है कि वो आप जानते नहीं हो सेंटर को, तो आप आज ही जाके विजिट कराएं एक बार अपने पापा के साथ,
या भैया मम्मी किसी के साथ भी एक बार जाके विजिट कराएं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि यही मेरा सेंटर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है टाइम। टाइम इज मनी। टाइम की वजह से पिछले साल 3-4 बच्चों का पेपर रह गया था चेन्नई में। तो प्लीज टाइम पे जाना है। टाइम पे जाने का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 1 आवर, 1 घंटा पहले 10:30 का एग्जाम है तो आप 9:45 9:45 तक गेट पे होंगे उनको एडमिट कार्ड दिखाने के लिए। समझे बच्चों, इस बार कोई गलती नहीं करनी आपको, कुछ नहीं जाता अगर आप 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे से या 10:30 से पेपर स्टार्ट है तो 9:30 बजे पहुंच जाओ, ठीक है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना, टाइम पे जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है। अगर उस पर कुछ साइन वाइन बोल रखा है तो आप करवा लेना, बाकी साइन वाइन का कुछ होगा नहीं। और अपना कुछ आईडी कार्ड भी लेके जाना है। आईडी कार्ड हमेशा रखा करो अपने पास, क्योंकि कई बार टीचर मांग लेता है आईडी कार्ड क्या है। तो एडमिट कार्ड हो गया, आईडी कार्ड हो गया, सैनिटाइजर हो गया, मास्क, यस मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना मास्क यूज करें, क्लॉथ मास्क यूज कर सकते हैं बच्चों, या नॉर्मल मास्क भी यूज कर सकते हैं। ये आप वहाँ पे जब जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको दूर दूर बिठाएंगे तो आप मास्क उतार भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है अगर आप दूर दूर बैठे तो, बट अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। और आपको ग्लव्स पहनने तो बहुत अच्छी बात है। सैनिटाइजर रखें कि बार बार आप कुछ कुछ मिनट में आपको लगता है कि अगर हम हाथ कहीं पे हमने टच कर रखा है तो आप उसको कर सकते हैं, आप सैनिटाइज कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये सारे प्रिकॉशंस आपको याद रखने हैं। और कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। और अब आपका दिन अच्छा जाए और आपके एग्जाम से बहुत अच्छे हो, यही मेरी दुआ है। मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, और अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान बाय परचेज कर रहे हैं तो मेरा कोड लगाना ना भूलें, दैट इज़ प्रीति। प्रीति इज़ माई कोड। और अनअकैडमी के साथ जुड़ें, अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म जो कि बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता दूं 500 मिलियन व्यूज आते हैं पर मंथ, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन सेक्टर पे नंबर 1 में है अनअकैडमी, तो नंबर 1 पोजीशन पे है। तो आप भी नंबर 1 पोजीशन के साथ नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएं और अपना फ्यूचर अच्छे से सिक्योर कर लें, अच्छे मार्क्स लेके आए आप। और मुझे यूट्यूब पे भी कॉमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको भी ज़रूरत है इस वीडियो की, ठीक है। और अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे होम। और सारे प्रिकॉशन मेजर करते हुए, सारे प्रिकॉशन लेते हुए आप कल का एग्ज़ाम देने जाएं। एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम्स। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं लेना आपको। बस 2-3 चीज़ें याद रखें, जो भी एडमिट कार्ड में गाइडलाइंस है उसको 2-3 बार पढ़ लें, सबको चेक कर लें, पापा से चेक करवा लें, मम्मी से चेक करवा लें। पेन आपके पास होना चाहिए, पेन पेंसिल जो भी बेसिक चीज़ होती है, 2-3 पेन तो होनी चाहिए, 3 या 4 पेन ज़रूर रखें आप अपने पास। और बच्चों आप अपना एडमिट कार्ड बहुत अच्छे से रखें उसको, क्योंकि पूरा आपको जिस जिसके भी एग्ज़ाम देना वो आपको लेके जाना है। और क्या बताई थी मैं, हाँ सैनिटाइज़र और बॉटल ट्रांसपेरेंट उसमें रखें, बॉटल में रखें। बस यही है कुछ कुछ। और मास्क लगा के जाना, ये आपको पता ही है। टाइम पे पहुंचना है, बहुत ज़रूरी है, 1 घंटा पहले ही चले जाएं आप अपना एडमिट कार्ड लेके। और आप अपना रोल नंबर देख लें, अपना रूम नंबर देख लें, और स्कूल भी देख लें। कई बार कुछ 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 स्कूल्स होते हैं जिनके नाम सेम होते हैं, जैसे डीएवी, डीपीएस, बहुत सारे एक ही जगह पे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब मान लो अब एंड मोमेंट में आप लेट हो गए तो आप उसी सेंटर में बैठे रहे, आपको लगा कि ये है सेंटर, बट आपका कोई और सेंटर होगा, तो आप जाने लगोगे तो वो तो आपको मना कर देंगे कि बच्चे ये तो आपका सेंटर नहीं है, अब आप दूसरी जगह जाओगे तब तक आप लेट हो जाओगे, वो आपको घुसने नहीं देंगे। सो प्लीज़ जाती आप अच्छे से चेक कर लें कि हाँ यही मेरा सेंटर है, अच्छे से रोल नंबर जो स्लिप है उसको मैच कर लें अपने मम्मी या पापा के साथ, जिसके साथ भी जाएं, सीनियर के साथ। और ये आपको पता होगा जिनका प्रैक्टिकल में भी जो रह गए उनको पहले प्रैक्टिकल के एग्जाम्स क्लियर करने हैं। और आप अपने जो स्कूल टीचर हैं, जो रेगुलर बच्चे हैं, वो अपने स्कूल के टीचर से बात कर लिया होगा आपने, उसके बाद ही उन्होंने बोला है थ्योरी एग्जाम देने के लिए। सो बहुत होगी गाइडलाइंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अगेन, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक और आपके काम ज़रूर आएगा टॉपिक। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छा जाए आपका एग्ज़ाम, मैं यही प्रे करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।